जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस में पिछली क्लास हमने संसदीय समितियों को लेकर की थी, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जो भी सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है, जिसके कंसेप्चुअल एंगल को, हर एक एंगल को हम लोग समझ चुके होते हैं, उसको लेकर प्रैक्टिस हम जरूर करते हैं क्लास में। तो आज की क्लास हमारी वही है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन मानिए जिन लोगों ने भी पूरी क्लासेस देखी हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे। और वो मेरे साथ साथ तुरंत जैसे ही स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे वैसे ही कमेंट जो है तुरंत आ जाना चाहिए। ऑप्शंस दिमाग में, ऑप्शंस के चक्कर में नहीं फंसना है कि भाई ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस तो होंगे स्क्रीन पर, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही जो है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए, और वो आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और कोई ऐसा ना हो जिसका कमेंट ना आए, ठीक है। देखिए सब और अपने ज्ञान को परखिए कि अभी तक आप लोगों ने कितना सीखा है। तो उसी चीज को लेकर ही ये क्लास हमारी होती है। तो 2 क्लासेस लेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स को लेकर। आज की क्लासेस कुछ हम लेंगे कि जो बेसिक लेवल पर हो, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं वो किस तरीके होंगे। और कल की जो क्लास होगी वो भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जो ज्यादा कंसेप्चुअल हो, डेप्थ में हो, बहुत ज्यादा डीपेस्ट क्वेश्चंस हो, तो कैसे होंगे। यानी कि आज जो है थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ रखता हूं मैं तुम लोगों पे, ठीक है। और कल जो देखेंगे कि वो कितना हैवी तुम लोग लोड ले सकते हो। तो भाई जो लोग ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक जो है आप लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुरंत हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई बड़ा ही आसान प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो किसको पूछा है भाई? भारतीय संसद को पूछा है। तो भारतीय संसद यानी कि हमारा पार्लियामेंट, हमारा जो विधायिका है, भारत की सर्वोच्च विधायिका, जहां पर क्या बनता है? विधान बनता है। कहाँ विधान बनता है? हमारे यहाँ संसद में बनता है। तो इसका जो अपर हाउस है, अपर हाउस बोला है, क्या बोला है? अपर हाउस बोला है बच्चे, क्या बोला है? अपर हाउस। अपर हाउस मतलब उच्च सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाता है राज्यसभा। क्या आ जाता है? राज्यसभा। तो जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में राज्यसभा आंसर दिया है वह बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बेगर सपोर्ट के जो है काम नहीं चलने वाला है। और भी चीजें जो हैं आप लोगों के लिए, और अदर्स क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तुरंत शुरू हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लड़कों को जोड़ो, अपने दोस्तों को जोड़ो, ठीक है। जो भी लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं उन सभी को अपनी तैयारी के साथ जोड़ो और उनसे कहो कि एक प्लेटफॉर्म जो आपके लिए मुफ्त शिक्षा दे रहा है उससे आप जुड़िए, ना कि आप पैसा भी खर्च करें और फिर उसके बाद भी आपको कुछ ना मिले। तो ऐसा नहीं, तुरंत शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाइए। चलिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है या हो सकती है? अभी वर्तमान में कितनी हो सकती है राज्य अधिकतम सीटों की संख्या? तो ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर ही है। 250 यानी कि 250, 275, 300 या 500, ठीक है। अगर किसी का भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को लेकर, तो ये समझ लीजिए कि आपने क्लासेस पूरी नहीं की है। और क्लासेस पूरी नहीं की है तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपका सिलेक्शन जो है कहां रुकता है? आपका सिलेक्शन रुकता है कि जब आप 99% देते हैं, 1% नहीं देते हैं, और ये 1% ही आपके सिलेक्शन को क्या कर देता है? रोक देता है। और ये रोक 1% की वजह से जो आपका सिलेक्शन रुकता है तो आपकी तैयारी फिर से शुरू हो जाती है। तो उस 1% पे काम करने की जरूरत है हम लोगों को। तो जिन लोगों ने पूरा कंप्लीट क्लासेस देखा है और इस तरीके के छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब भाई कुछ तो घपला है। तो उस घपले को ठीक करना है। क्या घपला है? कि क्लासेस पूरी नहीं की। क्लासेस भी पूरी करो, पीछे की सारी क्लासेस करो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि पहले प्लेलिस्ट में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है पूरी इंडियन पॉलिटी का, और उस पर जाएं और उसके साथ पूरी क्लासेस को करें जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। और अदर क्लासेस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद भी अगर इस चीज का आप लाभ नहीं उठा पाते हैं तो आप ये समझिए कि आप एक अच्छे लाभ को उठाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चे 250। 250 इसका आंसर होगा, जो कि आप लोगों ने कई बार
इसको देखा होगा। और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से ऑप्शन देखने से पहले ही आप लोगों ने कमेंट में आंसर डाल दिए होंगे। जो लक्ष्य के धुरंधर हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूं कि वो क्वेश्चन देखें और आंसर तुरंत डालें। चलिए अगली क्लास में मैं उनका नाम स्पष्ट रूप से बोलूंगा वीडियो में कि किन किन लोगों ने कमेंट्स किया है, किन लोगों ने आंसर दिए हैं, सटीक और सही आंसर्स दिए हैं। तो मैं क्लासेस जब हमारा मीटअप होगा, जब सारी चीज़ एकदम खुल जाएंगी, तो जब हमारा मीटअप होगा तो हम लोग उन सब से मुलाकात करेंगे जो रेगुलर क्लासेस में बने रहते हैं, और एक प्रॉपर जो हमारी एक वीडियो होगी जिसमें वो सभी लोग होंगे जिनके जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं और कमेंट्स करते हैं, आंसर्स देते हैं, उन सभी के साथ एक वीडियो शूट करेंगे और चैनल पर अपलोड भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप लोग ज्यादा सोचे, सीधा सा है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है और इतनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसे ही याद रहता है। और जिन लोगों ने क्लासेस भी की हैं, जिनको नहीं पता है वो क्लासेस की है तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो 2, 12, 15, 20, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बच्चे 12। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि जो 12 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति जी कितने क्षेत्रों से लेकर आते हैं, कितने क्षेत्रों से राष्ट्रपति जी उसे नियुक्त करते हैं, चयनित करते हैं या नामित करते हैं। तो कौन करते हैं? सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी करते हैं भाई। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से लेकर आते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन 4 क्षेत्रों के नाम लिख दो जहां से ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो जिन लोगों ने भी इनके नाम अभी तक नहीं लिखे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा क्लास करो दोबारा से जाके, और अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में देख लो तुरंत से। मैं नहीं बताऊंगा इसे, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखना है, और मैं जरूर देखूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका नाम किस किसने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट, कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ऑप्शंस भी स्क्रीन पर हैं, कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित प्रदेशों का, उपयुक्त दोनों का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो चौथा तो भाई होगा ही नहीं, है ना। प्रतिनिधित्व तो किसी ना किसी का होगा ही, तो किसका होगा? जल्दी से आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अगर कोई रुक रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो 1% की गलती कर रहा है ना, 99% नहीं दे रहा है, मौज में है, मौज में है ना। तो मौज लेनी है तो किताबों के साथ लो, अपनी एजुकेशन के साथ लो, एक क्रांति को लेकर आओ ताकि जो है आपका जीवन सफल हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि असली मौज तो वही है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसमें कौन कौन से राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी होता है। तो ये भी तो भाई एक राज्यों के रूप में है। और इसके साथ साथ अभी वर्तमान में जल्दी से बता दो कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्योंकि बहुत सभी का नहीं है ना, जो सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी का नहीं है। कितने टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी बता दो कि ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व किसमें है? राज्यसभा में। किसमें है बच्चे? राज्यसभा में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो तुरंत, रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, और शेयर भी नहीं रुकने चाहिए भाई, एक के बाद एक जो है सबके सब शेयर करो। और ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही यानी कि एक कहा जाए रूट पर हैं, यानी कि जमीनी स्तर के प्रश्न हैं ये, और अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर एक नजर डालना हमारे जरूरी है। आप आरआरबी जीडी का दे रहे हो, ग्रुप जीडी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आने वाला पीईटी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। यानी कि जो एग्जाम ग्रुप सी डी के होते हैं उन सभी के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चंस बड़े आराम से पुटअप किए जाते हैं और क्वेश्चंस इनसे बनते भी हैं। और बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे ऐसे देखे हैं जो ये क्वेश्चंस को छोड़कर भी आ जाते हैं, तो आप उनकी गिनती में नहीं आना है। आपका सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आपको उन कैंडिडेट की गिनती में नहीं आना है कि आपके सामने आया कोई प्रश्न इस चैप्टर से छोड़कर आ जाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें समझ में आ गया कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, सबका कमेंट देखूंगा मैं कि भाई किसने आंसर डाला है किसने नहीं डाला है, और उन सबके नाम बकायदा जो है मैं अगली क्लास में जरूर बताऊंगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है?
ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। कि क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ा ही आसान प्रश्न है, कोई ज्यादा सोचने वाला प्रश्न नहीं है। कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो ऑप्शंस हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, या विधानमंडल के सभी सदस्य, या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो क्या होगा आंसर इसका, आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या दिया हुआ है बच्चे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यहीं पर ही इसका भी आंसर आ जाता है केंद्र शासित प्रदेशों का, कि भाई जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुन रहे हैं, किसके, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुन रहे हैं, तो निर्वाचित सदस्य चुनेंगे किसको, विधानसभा के, ठीक है। और किसको चुनेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं अभी, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां विधानसभा है तो उनके सदस्य भी चुनकर आएंगे राज्यसभा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राज्यसभा में नहीं है, यानी सभी केंद्र शासित प्रदेशों को की सीटें राज्यसभा में नहीं है, केवल दिल्ली और पुदुचेरी की सीटें ही राज्यसभा में हमें मिलती हैं। बाकी जो और दूसरे राज्य हैं, पूर्ण राज्य हैं, उनकी सीटें तो है ही हैं, जनसंख्या के आधार पर हैं, कि कहाँ पे जहाँ पे जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से जो है वहां पर सीटें निर्धारित की गई हैं। तो कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक नहीं लगना चाहिए। चलिए एक और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन, बच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ही आराम से कर देंगे। और क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन पर है ऑप्शंस। मैं बार बार ऑप्शंस नहीं बोलूंगा, आप लोग आराम से देखने में, स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। अगर नहीं दिख पा रहा है कुछ तो कमेंट जरूर करना कि भाई ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ दिख नहीं रहा होगा, मेरे से तेज तो आंखें आपकी होंगी ही होंगी, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आंसर इसका, 30 वर्ष। क्या होगा, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए जो अभ्यर्थी की आयु चाहिए वो कितनी चाहिए बच्चे, 30 वर्ष चाहिए। और ये सारी चीज़ें पिछली क्लासेस में मैं करा चुका हूँ, और कोई चीज़, कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस आपके ना बने। ये आपको जल्दी ही जो है आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, कि जो लोग रेगुलर बने हुए हैं हमारे साथ उनको कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, कि आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, एक और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है आरआरबी के एग्जाम्स में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, बिहार टेट के एग्जाम में, ठीक है, हरियाणा टेट के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी, या एसएससी के एग्जाम में भी। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पूछो मत, ठीक है। इतनी बार आ चुका है कि सरकारी क्वेश्चन कहता हूं मैं इन्हें, क्या कहता हूं, सरकारी प्रश्न बोलता हूं इसे मैं, क्या बोलता हूं, सरकारी प्रश्न बोलता हूं। तो आंसर क्या होगा इसका, 6 वर्ष होगा बच्चे। क्या होगा आंसर इसका, 6 वर्ष होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर कुछ लग रहा है तो बता देना भाई, ठीक है। क्लियर है, कोई बात अगर ऐसी समझ में ना आए तो भी बता देना, या पिछली क्लासेस में से कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई तो कमेंट में जरूर कर लिखना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, क्लास में, अगली क्लास में बताएंगे जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा में गढ़पूर्ति, भैया गढ़पूर्ति से आ गया क्वेश्चन, किससे आ गया, गढ़पूर्ति से क्वेश्चन आ गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गढ़पूर्ति जिसे क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। और जिन्होंने पूरी क्लास की है वो बता सकते हैं बड़े आराम से कि कोरम क्या होता है। अगर जो लोग बता सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में, वो जल्दी से लिख दें कि कोरम क्या होता है या गढ़पूर्ति किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा में गढ़पूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। निर्धारित संख्या है, क्या निर्धारित संख्या दी गई है, जल्दी से देखो ऑप्शंस क्या हैं, 25, 50, 75, 100। तो राज्यसभा में कितना होना चाहिए, राज्यसभा में कितना होना चाहिए जल्दी से बता दो, ठीक है। गढ़पूर्ति का मतलब होता है एक न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर्स,
ठीक है, किसके कैंडिडेट्स के सदस्यों के मिनिमम नंबर, जो कम से कम सदस्य कितने, मिनिमम नंबर न्यूनतम संख्या, किस लिए, ताकि सदन की कार्यवाही शुरू की जाए, सदन की कार्यवाही शुरू की जाए। सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, मिनिमम नंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, उस सदन का कितना बच्चे, 1/10, 10वां भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10वां भाग होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि बात किसकी हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में कितने हैं, 250 हैं या नहीं है, इसका 10वां भाग कितना होगा, 25 होगा, नहीं होगा। सिंपल गणित है, इतना तो मेरे से ज्यादा गणित है आती है आप लोगों को, है ना। गणित से तो मेरा 36 का आंकड़ा रहता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। मुझे तो गणित का जो है बड़ा ही दूर दूर रहता हूँ, बड़ा घबराता हूँ। इतना तो आप लोग आराम से ध्यान लगा, रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रटने वाली कोई बात है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है, अब भाई 250 है, गढ़ पूर्ति के लिए कितना चाहिए, 1/10वां भाग चाहिए, तो 25 आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम्स में इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं, यहाँ पे क्वेश्चन बदल देते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बदल देते हैं, राज्यसभा का ना पूछ के कैसा पूछ लेते हैं, लोकसभा का पूछ लेते हैं। तो लोकसभा में कितनी संख्या होगी, यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, और कितनी है, 552 है, तो कितना संख्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। ठीक है, लोकसभा का जल्दी से डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसको मैं नहीं बताऊंगा, या आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो वहां पर भी कितना चाहिए, 1/10वां भाग चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तुरंत फास्ट करो और उतनी तेजी से जो है शेयर करते रहो अपने दोस्तों के बीच में। एक दोस्त के पास दूसरा दोस्त शेयर कर रहा है तो दूसरा दोस्त का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने दूसरे दोस्त की तरफ शेयर कर दे और अपनी दोस्ती निभाओ। भाई अपने दोस्त को भी कहो कि पढ़ो, ताकि आप आगे बढ़ सको। सब लोग आपस में ही जब एक ही महकमे में एक साथ जाओगे तो दोस्ती और कठिन मतलब मजबूती के साथ रहेगी और एक दूसरे का साथ भी अच्छे से दोगे। तो इसीलिए शेयर करो अपने दोस्तों के साथ फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया भाई, हैं देख के भाई घबराहट हो गई क्या? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय को, या इनमें से किसी को नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। बड़ा ही आसान प्रश्न है, जिसने एक बार भी क्लासेस देखी हैं सारी, उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे लड्डू गरम गरम बना के रख दिए हैं और तुरंत खा लिए फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, लेकिन ठंडा करने के बाद, है ना, ऐसे नहीं कि मतलब गर्मी खा लिए तो मुंह जल जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। चलो तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो राज्यसभा है, क्या बच्चे, जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और स्थायी सदन होने के कारण यह कभी भंग नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने बार? प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो ये भी क्वेश्चन का आंसर, कि कितने लोग सेवानिवृत्त होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। इसका कुछ नहीं रुकना चाहिए, शेयर तो बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए भाई, है ना। एक दोस्त से दूसरे दोस्त पे जा रहा है तो दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त को करे, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहें और धीरे धीरे करके परिश्रम के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से, स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना। कितना बच्चा सा क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट डालो। क्या होगा, क्या होगा इसमें आंसर? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मैंने कितनी बार बताया कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैसा होता है? पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कब करता है? वो सारी चीज़ों को मैंने समझाया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। उपराष्ट्रपति वाली क्लास देख लो, राष्ट्रपति वाली क्लासेस देख लो, उसके अलावा संसद से संबंधित क्लासेस देख लो, सारी उन सभी में मैंने इन चीज़ों को कंसेप्चुअली समझाया हुआ है, संकल्पनात्मक रूप से समझाया हुआ है, फैक्चुअल रूप से समझाया हुआ है। कोई एंगल ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति इसका आंसर होगा, कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति। तो जल्दी से कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों में तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया है ना। क्वेश्चन क्या पलट दिया है? ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। यहाँ पे जो शब्द है गेम खेलने वाला, वो गेम खेलने वाला शब्द कौन सा है, असदस्य। ठीक है, तो भाई 2 सदन है हमारे यहाँ, हमें तो यही पता है। संसद में कितने सदन है, 2 सदन है। कौन कौन से सदन है, लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो क्वेश्चन करने के अपने अपने तरीके होते हैं, है ना, तरीके आराम से। असदस्य, हमें पता है कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वह माफ कीजिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, समझे बच्चे, अध्यक्ष होता है वह सदस्य होता है किसका, लोकसभा का ही तो सदस्य होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, होता है। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा, जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं ना, सभापति बोलते हैं। तो क्या वह राज्यसभा का मेंबर होता है, तो मेंबर नहीं होता है भाई, सदस्य नहीं होता है। तो वह कौन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति होता है। बात समझ में आ गई। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे लग रहा हो तो कमेंट करना, ठीक है। हालांकि रॉकेट साइंस नहीं है, अगर रॉकेट साइंस लग रहा है तो मंगल ग्रह चले जाना, है ना, फिर मंगल ग्रह के पास ही हो जाएंगे फिर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संविधान का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 312, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको स्क्रीन पर ना दिख रहा हो, साफ साफ दिख रहा है। आराम से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। 312 किसके बारे में बोला हुआ है, 312 के बारे में बोला हुआ है और राज्यसभा से संबंधित है। कि जो संविधान का 312 है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक के में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो क्या है भाई, ऑप्शंस हैं आपके सामने, स्क्रीन पर ही ऑप्शंस हैं, सब कुछ है, जल्दी से आंसर दे दो। तो बात किया हुआ है किसका, कौन सा अनुच्छेद का, अनुच्छेद 312 का। किसकी बात की हुई है, अनुच्छेद 312 की बात की हुई है। तो अनुच्छेद 312 राज्यसभा को ये विशेषाधिकार है। और एक बात ध्यान रखना कि ये राज्यसभा के पास ही अधिकार है, लोकसभा के पास नहीं है। अनुच्छेद 312 के मामले में राज्यसभा के पास ही सारे अधिकार हैं, लोकसभा के पास नहीं है। जैसे अब इस चीज को ऐसे समझो कि जिन्होंने सारी क्लासेस की हैं अच्छे से रिकॉल हो जाएगा उन्हें, वो कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है। लोकसभा में वित्त विधेयक या धन विधेयक, अच्छे से समझाया, एक अलग ही क्लास बनाई थी, वित्त विधेयक धन विधेयक की सेपरेट क्लास बनाई थी, बहुत अच्छे से क्लास दी थी। अगर जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे ही कहूँगा देख लो अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो जो वित्त विधेयक है और जो धन विधेयक है, क्या जो वित्त विधेयक है और जो धन विधेयक है, ये इस पर जो एकाधिकार होता है किसका होता है, लोकसभा का होता है। लोकसभा का एकाधिकार होता है। क्या होता है बच्चे, एकाधिकार होता है, नहीं होता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 312 में, क्या अनुच्छेद 312, जल्दी से एक कमेंट में ये और लिख दो मुझे कि वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है और धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए इस पर, ठीक है, जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 312 पर एकाधिकार किसका है भाई, एकाधिकार है राज्यसभा का। सबसे पहले इस बात को समझ लो आराम से, राज्यसभा का एकाधिकार है। तो क्या बात है इसमें, इसमें ये बात है ऑल इंडिया सर्विसेज की। भैया किसकी बात है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब IAS, IPS, IFS, ठीक है, ये ने बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। यानी कि ये 3 जो है अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत आती हैं। अभी वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। लेकिन इन 3 के अलावा मान लो कि IMS बनाना हो, यानी कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज नाम की एक अखिल भारतीय सेवा इसमें जोड़नी हो, तो ये अधिकार किसको है, यह अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा जो है IMS को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में जोड़ सकती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, याद रहेगा 312 क्या है। इसी तरीके से एक और विशेषाधिकार है जो है अनुच्छेद 249। क्या है, अनुच्छेद 249। इस पर भी राज्यसभा को एकाधिकार है, लोकसभा को इस पर एकाधिकार नहीं है। तो देखो चेक एंड बैलेंस कितना है, कितना अच्छे से हमारे संविधान ने बनाया है।
हमारा संविधान किसी को भी सर्वोच्च होने ही नहीं देता है, ठीक है, किसी को भी सर्वोच्च नहीं होने देता। अगर यहाँ पर वित्त विधेयक, धन विधेयक पर अधिकार लोकसभा को है, तो इन मामलों में संपूर्ण अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। तो 249 क्या है, 249 में ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा अनुमति प्रदान करेगी तभी संसद 7वीं अनुसूची में राज्य सूची पर कानून बना सकती है। बात समझ में आ गई? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो भैया जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, केंद्र कानून नहीं बना सकती, यानी संसद कानून नहीं बना सकती है। लेकिन अगर संसद चाहे कि राज्य के विषय पर कोई कानून बनाना आवश्यक है तो वह राज्यसभा उस पर अनुमति देगी, तब जाकर केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। किस पर? राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो बात समझ में आ गई? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तीनों प्रकार की सूचियां किसमें है? 7वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो भाई एकाधिकार किसका है धन विधेयक पर? अभी मैंने बताया लोकसभा का है। अब जब लोकसभा का है तो राज्यसभा का इस पर अधिकार नहीं होगा ज्यादा। तो राज्यसभा धन विधेयक को, किसको? धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ही हैं, 14, 15, 30, 18 दिन। कितने दिन? तो इसका आंसर होगा 14 दिन। कोई रॉकेट साइंसेस में देखो, आज मैं बोल रहा हूं, आज के क्वेश्चन बहुत ही लड्डू और प्यारे क्वेश्चंस हैं। आराम से इसमें जो है, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कमेंट ना आए। सभी लोगों का आंसर तुरंत आना चाहिए और कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए कमेंट से कि हाँ, ये मुझे लगे कि हाँ कैंडिडेट्स ने मेहनत की है और रेगुलर मेहनत आप लोगों के साथ पूरी टीम कर रही है। तो भाई उसका परिणाम तो कुछ मिलना चाहिए ना, अच्छा परिणाम मिलना चाहिए। और जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो हम यहाँ से बताएंगे कि हाँ किन किन का सिलेक्शन हुआ है, और उन सभी से एक कांटेक्ट तो रहता ही है जो अधिकांश लोग देख रहे हैं। तो कांटेक्ट बना के रखिएगा लगातार इसी तरीके से, और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और जो लोग ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं, अगर उनका मैं कामना करता हूं उन सभी का सिलेक्शन हो हमारी इन क्लासेस को देखकर, और फिर उनके बाद जब सिलेक्शन हो तो कमेंट बॉक्स में वो जरूर डालें अपना सिलेक्शन कि हाँ आज हमारा सिलेक्शन यहाँ हुआ। जल्दी ही एग्जाम्स आने वाले हैं, सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग सफल होंगे उसमें, और तुरंत जो है सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, ऑप्शंस हैं और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, मैं एक बार पढ़ता भी हूं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके डैश ऑप्शंस शुरू हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का 5वां भाग, चौथे में सदस्यों का कितना दिया हुआ है? 6ठा भाग दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन ए। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था कि कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है, 1/3 सदस्य। चलिए, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, और चौथा वाला क्या होगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उस अभी मैंने 4 को पूछा है, जिन्होंने आंसर दिया होगा अच्छी बात है। तो किस अनुच्छेद में ऑप्शन है आपके पास? 324, 265, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 120। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका आंसर होगा बच्चे अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80 में इस चीज को समझाया हुआ है, अनुच्छेद 80 में इस चीज को समझाया हुआ है कि क्या होगा? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। 12 सदस्य कहां से मनोनीत होते हैं? इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं, और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। अब कोई लोग इस बात पे मत अटक जाना है कि मनोनीत सदस्यों को तो हटा दिया, वो लोकसभा से हटाया गया, ठीक है, राज्यसभा से नहीं। कभी उस चीज को लेकर अटक जाओ। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन बी है अध्यक्ष के निर्वाचन में, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के महाभियोग में, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है ये।
ठीक है, जल्दी से आंसर दे दो फटाक से। क्या होगा? अध्यक्ष के निर्वाचन में। भाई अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्यों का कोई महत्व होता है? जो वहां का, मान लो जो राज्यसभा का सभापति होता है, मानना क्या राज्यसभा का जो सभापति होता है या नहीं होता है? तो क्या सभापति का निर्वाचन किया जाता है? नहीं किया जाता है, वह उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, सभापति का थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो यही आंसर देखो कितना टेक्निकली बनाया गया है क्वेश्चन, और यहीं पर लोग जो है फिरकी सी घुमाने लगते हैं, अपना दिमाग घूम जाता है सबका। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या हो गया? उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, सभापति को नहीं, अध्यक्ष को नहीं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही और सटीक होगा। किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां से आपको क्वेश्चन मिले और आप गलत करके आ जाएं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस है और दो क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस लेते हैं ऐसे ही। और इनमें से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार बताया, कई बार समझाया भी है पिछली कई क्लासों में। जिन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर सारी क्लासेस की हैं, संघ की कार्यपालिका को लेकर सारी क्लासेस की हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते इस समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है ऑप्शंस? क्या है? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, जो शुरू से क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो जो सभी हैं वो इसमें आ जाएंगे, सभी जो हैं क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कहां से आए हैं? राज्यसभा से चुने गए हैं। कहां से चुने गए हैं? राज्यसभा से चुने गए हैं। कहां से चुने गए हैं? राज्यसभा से चुने गए। तो इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये जो है कहां से चुने गए हैं? आपके राज्यसभा से चुने गए हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, मंजीत बालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला या BS रमा देवी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालिए, जिसको भी पता है वो आंसर दे सकता है, आराम से आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा BS रमा देवी। BS रमा देवी क्या होगा इसका आंसर बच्चे? BS रमा देवी इसका आंसर होगा। चलिए, तो इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, क्या है क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर डाल दो। बड़ा ही आसान प्रश्न है, मैं बोल रहा हूं आज के क्वेश्चन बहुत ही इजीएस्ट लिए हैं मैंने, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जितने भी धुरंधर हैं वो सभी के सभी जो है आंसर्स दें, ताकि उनका एक बार रिवीजन भी हो पुराना। देखिए, कभी भी जो है छोटे क्वेश्चंस को हल्के में मत लो कि भाई ये देख लेंगे कर लेंगे। जब वहाँ एग्जाम में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई यही क्वेश्चन जो है हम लोगों को पीछे ढकेल देते हैं। पीछे क्या ढकेल देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये पढ़ा हुआ तो है लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग क्यों होता है? कंफ्यूजन होने का कारण है कि हमने जो है उसको प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर ही, ऑप्शन यूज है राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कौन सा सदन चुना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? लोकसभा होगा बच्चे। क्या होगा आंसर इसका? लोकसभा होगा। जो लोकसभा है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देखो, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, फटाफट चल रहा हूँ, और उसी तरीके से आपकी उंगलियां भी काम करनी चाहिए। मैसेज वगैरह टाइप करने में तो उंगलियां बहुत फास्ट काम करती होंगी। तो देखते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर देने में कितना फास्ट करते हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो लगे हुए हैं, उनको मैं बार बार यही कहूंगा कि इसी तरीके से लगे रहो। ठीक है, सफलता दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बस पहुंचने ही वाले हो, और थोड़ी सी मेहनत कर लो। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर इसका बच्चे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। लोकसभा किस में है? लोकसभा है आपका 81 में। ठीक है, 80 में कौन है? तो 80 में है बच्चे राज्यसभा। 80 में कौन है? 80 में है राज्यसभा। ठीक है, और 79 में कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, 79 में कौन सा क्या आता है? 70 अनुच्छेद जो 79 है इसमें क्या आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कई बार आ चुका है, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि छोटे क्वेश्चन पे रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ये आ जाते हैं एग्जाम में हम उस पर रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें गलत नहीं करना है। चलिए ऑप्शन है 510, 520, सॉरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पर स्क्रीन क्वेश्चन पढ़ लो। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यों की जनता सीधे निर्वाचित करती है? राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है लोकसभा में। ऑप्शन स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा, क्या गया है, 510, 520, 525 या 530। जनता किसमें सीधे निर्वाचित करती है? लोकसभा में। लोकसभा में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, अधिकतम है 552, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? 543। कितने सदस्य हैं? 543, 45 नहीं है ना। जो लोग 45 के चक्कर में हैं तो भूल जाओ, 45 जो मनोनीत थे उनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ? 2019 में। यानी कि अब लोकसभा में 2 सदस्य जो मनोनीत हो रहे थे वो नहीं होंगे, और इसके साथ साथ ये मनोनीत जो राज्यों के विधानसभा में हो रहे थे, विधानसभा में भी कितने सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत हो रहे थे? एक व्यक्ति मनोनीत हो रहा था जो एंग्लो इंडियन होता था, तो वहां से भी हटा दिया गया है। तो अब सदस्य कितने रह गए हैं संसद में, लोकसभा में? 543। राज्यों में तो राज्यों की सीटें के हिसाब से होगा, वो अलग अलग सीट अलग अलग जगहों पर वेरी करता है, अलग अलग तरीके से रहता है, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 2019 में हुआ 104वां संविधान संशोधन। विधेयक कौन सा था? विधेयक था 126वां विधेयक था, ठीक है। कई बार इस चीज को समझा चुका हूं और बता चुका हूं। इसके साथ ही जल्दी से ये भी बता दो कि 104वां संविधान संशोधन किस चीज में और बदलाव करता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एससी और एसटी की जो सीटें हैं कहां पर बच्चे? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। उस पर सीटों पर जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, जो कि अब क्या हो गया, 2030 तक जो है एससी एसटी की जो सीटें होंगी वो लोकसभा में आरक्षित रहेंगी। चलिए, तो यहाँ पर कितने सीटें हैं अभी लोकसभा में? जो सदस्य हैं अभी 543 हैं, जिसमें से 530 कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं, ठीक है। बचे कितने? 13 सीटें। जो 13 सीटें हैं कहां से आएंगी? यूनियन टेरिटरीज से आएंगी। बात क्लियर हो गई? कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस ऐसा जो समझ में ना आया हो, क्योंकि सारी चीजें मैं पीछे बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो कि बहुत हैवीएस्ट चीज चल रही है, तो भाई मैं उनसे ये कहूँगा कि क्लास जो है पहले पीछे ही कर लो, अपने आप ही सब कुछ आसान लगने लगेगा। प्लेलिस्ट में जाओ और सारी की सारी क्लासेस को देख लो। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इतने में आपके लिए ये मैदान साफ कर देता हूँ, ताकि इस मैदान पर हम जो है आगे का युद्ध रणनीति बना सके। चलिए, तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पढ़ते हैं हम भी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? लो जी, आ गया क्वेश्चन आपका एंग्लो भारतीय वाला। अभी मैंने बताया था 104वां संविधान संशोधन है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बता दो। इस सारे अनुच्छेद मैंने बताए हुए हैं कि अगर आंग्ला भारतीय को कहाँ मनोनीत करना है बच्चे? लोकसभा में मनोनीत करना है। तो लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद किसको देता है? कौन मनोनीत करता था? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कौन देता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 330, 331, 333 और 335। तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, जल्दी से, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? 331। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए हैवीएस्ट हो। तो जल्दी से अगर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ लूँ तो ये तो हो गया भाई लोकसभा में, लेकिन अगर यही एंग्लो भारतीय विधानसभा में हो तो विधानसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया था मैंने? 333, ठीक है, 333 बताया था। एंग्लो भारतीय की परिभाषा किस अनुच्छेद में? एंग्लो भारतीय की परिभाषा किस अनुच्छेद में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। एंग्लो भारतीय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है कि एंग्लो भारतीय लोग कौन होंगे? तो अनुच्छेद होगा इसका बच्चे 336। क्या होगा? 336। किसी तरीके से कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं समाहित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शंस हैं जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आंसर तुरंत आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो हम सभी जानते हैं जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। कौन सी जनगणना लेते हैं? जनगणना कौन सी लेते हैं? जल्दी से बता दो कमेंट में, जनगणना कौन सी लेते हैं? जनगणना लेते हैं बच्चे
1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाता है। किसका सीटों का निर्धारण किया जाता है। इसी तरीके से जल्दी से बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है 1971 को लेकर है, स्क्रीन पर है आपके। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी कि किस वर्ष तक हम ये देखेंगे कि 1971 में जो जनगणना थी उसी के आधार पर सीटें दी जाएंगी। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने 2031, 2026, 2021, 2011। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो 2026। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये भी डाल दो कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 2026 को ये डिसाइड कर दिया गया कि 1971 की जनगणना होगी 2026 तक इसी तरीके से चलती रहेगी। तो कौन सा संविधान संशोधन था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। और इतना तो हिंट दे ही सकता हूं कि इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था इसे, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो आंसर कि कौन सा संविधान संशोधन था। तो सभी को मैं देखूंगा जरूर, कमेंट्स जरूर मैं देखूंगा, इस क्वेश्चन आंसर की कमेंट तो 100% दूंगा। ये इस तरीके से समझ लो कि आपका ओरल टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, ओरल टेस्ट चल रहा है। और ये जो ओरल टेस्ट आपका चल रहा है तो इसी से ही आपके अंदर का जो एक कह सकते हैं क्या एक एक्सपीरियंस दिखाई देगा। अगर आप इससे भाग रहे हैं तो समझ लो कि आप अपने लक्ष्य से भाग रहे हैं। जो 1% की गलती कर रहे थे वही गलती आप यहां पर दोहरा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, दक्षिण मुंबई या लक्षद्वीप। क्या होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा, जिसको भी पता है आंसर दे दो कमेंट में जल्दी से। ऑप्शन डी, क्या होगा, लक्षद्वीप, ठीक है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित सदस्यों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन के द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। जल्दी से शेयर करो, शेयर कर दो जल्दी से। शेयर नहीं हो रहे हैं भाई, शेयर नहीं आ रहे, ठीक है। लाइक करो जल्दी से, मुझे सब दिख रहा है यहाँ से, शेयर नहीं आ रहे हैं। फटाफट जो है शेयर करो और इसके साथ साथ जल्दी से आंसर दे दो। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। सीधी सी बात है भाई, पूरे भारत में ही लोकसभा से जो सदस्य आएंगे वो सब प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही आएंगे, कोई ऐसे नहीं आएगा। जो एंग्लो इंडियन थे वो तो अब हटा ही दिए हैं। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। याद रखना, पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। जब पेपर में आ जाए तो कहना कि हाँ बताया था तभी आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में, स्क्रीन पर आ रहा है आपके, कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। लोकसभा में किसके लिए स्थान आरक्षित है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी क्या है, ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए और बी, ए और बी, ठीक है। ये दोनों होंगे, यानी कि एससी और एसटी। अभी मैंने बताया कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं सीटें, और इसको अभी कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन आरक्षित सीटें थी किसके लिए भी, एंग्लो भारतीय के लिए भी। तो जो एंग्लो भारतीय थे उनकी सीटें अब क्या कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। तो बची किसकी, एससी और एसटी की, जो 2030 तक। अब कौन सा संविधान संशोधन, देखो एक बार फिर से आ गया, 104वां संविधान संशोधन। करंट अफेयर्स बिल्कुल जुड़ता है बेसिक से, और इसमें कोई बात ऐसी नहीं रहती है कि वह ना आए आपके एग्जाम में, ठीक है। अक्सर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपके आंसर जल्दी से आ जाने चाहिए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे।
आप किसी भी तरीके से अगर रॉकेट साइंस लग रहा हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई कि क्या है, कैसे लग रहा है कमेंट में कि रॉकेट साइंस। जल्दी से कमेंट में शेयर कर, आंसर दे दो। आंसर क्या होगा? आंसर इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सीटें देता है उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर सीटों की संख्या भी अधिक है। तो कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो मुझे कि कितनी सीटें हैं। जल्दी से तुरंत आ जाना चाहिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कोरम से लेकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कोरम से लेकर है। अगला क्वेश्चन कोरम को लेकर है कि जो लोकसभा में कोरम गणपूर्ति जो है वह पूरा करने में कम से कम कितना समय सदस्यों की जरूरत होती है? कितने लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की कम से कम सदस्यों की जरूरत होती है? तो ऑप्शंस हैं कुल 1/3 भाग, ऑप्शन बी है कुल सदस्यों का 1/4 भाग, ऑप्शन सी है कुल सदस्यों का 1/10 भाग और ऑप्शन डी है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो क्या होगा आंसर इसका बच्चे? इसका आंसर होगा 1/10 भाग। अभी पीछे बता के आया हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो क्वेश्चन सब वहीं से बनेंगे और ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेजेस में बना सकता है, शब्दों का हेर फेर कर सकता है, और जो कैंडिडेट रेगुलर क्लास देख रहा है तो वो कंसेप्ट समझ चुका है, और कंसेप्ट जो समझ चुका है तो क्वेश्चन देखते ही आंसर देख देगा, और उसको किसी भी तरीके से कोई एग्जामिनर बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा ना तो बहला फुसला नहीं पाएगा ना कि बच्चे ले ये ने लगा दिया, ये द्वारा लगा दिया, ये उसने कर दिया। इस तरीके से जो कुछ शब्द होते हैं उसको लेकर क्या हो जाता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं या हटती हैं तो इस वजह से जो है शब्दों के चेंज होने के मात्र से क्वेश्चन बदल जाता है, और उस चीज़ को समझने के लिए जरूरी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान प्रश्न है लेकिन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लोकसभा के किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? कितने दिनों पर लगातार? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चे? 2 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। 2 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा? 6 माह। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पीछे समझाया था कि जो 6 माह है तो 6 माह तक अगर कोई संसद का सदस्य, यानी जब मैंने बताया था कि संसद के सदस्यों की जो पद रिक्ति है वो कैसे कम हो सकती है, तो उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था, बताया था कि जो संसद के सदस्य हैं अगर 6 माह तक सदन को बताए बगैर अनुपस्थित रहते हैं, किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं, किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जब सदस्यता समाप्त हो जाती है उसका होने का एक कारण क्या दिया गया है कि ये 6 माह तक अनुपस्थित रहे। उसके अलावा मैंने आपको कई सारे कारण बताए थे, जैसे कि एक तो प्रमुख है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून, समझ में आ गई बात? दल बदल विरोधी कानून जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जो कि कब आया था? 1985 में आया था। कौन सा संविधान संशोधन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो कौन सा संविधान संशोधन था। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन आपका कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आंसर आ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या संसदीय मामलों के मंत्री को। तो क्या होगा आंसर इसका बच्चे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी से, तुरंत। ठीक है, तुरंत कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। बात क्लियर है? ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से ना आता हो। ये चीज अगर हो रही है तो भाई एक भी क्वेश्चन पे क्षमा नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में क्षमा नहीं है। तुरंत नोट्स निकालो अपने जो भी बनाए क्लास के साथ साथ, और देखो कि वो गलत क्यों हुआ है तुम्हारा। अगर गलत हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस चीज पर एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है, और जब तक आप ध्यान नहीं देंगे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन। बड़े ही प्यार से चीजों को मैंने समझाया है और आप लोगों को बताया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। ठीक है, बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं आज मैं, कल लूंगा जो हैवी क्वेश्चन होंगे। अगर इतने बेसिक क्वेश्चंस में भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो ज़्यादा कंसेप्चुअल या टिपिकल टाइप्स क्वेश्चंस होंगे वो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 दिन की क्लास मैंने केवल क्वेश्चन आंसर्स को रखी है, प्रैक्टिस को रखी है और आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी है। चलिए, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा वर्ष में 3 बार। वर्ष में 3 बार क्या होगा? वर्ष में 3 बार जो सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में 3 बार। ठीक है, कौन कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र होता है। ठीक है, और कब से कब तक होता है? टाइम डालो, मंथ डालो जल्दी से तुम लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, जल्दी से टाइम डालो इसका। और एक शीतकालीन सत्र होता है। क्या होता है? शीतकालीन सत्र होता है। जो शीतकालीन सत्र होता है वो कब से कब तक होता है? जल्दी से ये कमेंट में डालो। और सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। तो जो बजट सत्र है वो सबसे बड़ा सत्र है, और जो सबसे बड़ा सत्र होता है चूंकि बजट सत्र होता है तो इस वजह से इस पर टाइमिंग भी बड़ा होता है। तो कितने सत्र होते हैं टोटल हमारे सदन में? 3 सत्र होते हैं। लेकिन संविधान में इस बात को बोला गया है कि किसी सदन को जो है हर 6 माह के अंतराल पर, 6 माह के अंतराल पर कम से कम, है ना, मिनिमम जो है 2 बार तो बैठक करनी ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 6 माह के नहीं बल्कि 3-3 माह के अंतराल पर हमारे यहाँ 3 सत्र बुलाए जाते हैं, और तीनों सत्रों में जो है बड़े पैमाने पर कार्य किए जाते हैं। चूंकि हमारा देश इतना बड़ा है और संसद एक बहुत बड़ा निकाय है, उसको काम करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है, तो हमने 3 सत्र डिसाइड किए हुए हैं। 3 अलग अलग मौसम से, और इसमें डिस्कशन होता है, नए नए कानून पारित होते हैं और कहानी आगे की तरफ बढ़ती है, हमारे देश का विधान लिखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। तो भाई ये बात तो हम जानते हैं कि लोकसभा जो है वो भंग हो सकती है। बात जानते हैं या नहीं जानते? अच्छे से जानते हैं कि जो लोकसभा है वह भंग हो सकती है। ठीक है, लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में भी आया हुआ है। जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं भाई वो भी देख लें, अच्छे से समझ लें कि ये क्वेश्चन आरआरबी में भी आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं आया हो। ठीक है, तो जो लोकसभा क्या बोला हुआ है, क्या है कि लोकसभा को भंग करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा क्या है बच्चे? एक अस्थायी संगठन है। कैसे है बच्चे? अस्थायी संगठन है या अस्थायी संस्था है, और अस्थायी संस्था होने के कारण ये सामान्य रूप से हर 5 वर्ष पर क्या हो जाती है बच्चे? विघटित हो जाती है। हो जाती है या नहीं हो जाती है? विघटित हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके सदस्यों का कार्यकाल भी सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, लेकिन निश्चित नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है। उसकी एक डिटेल्स पूरा एनालिसिस मैंने बताया कि कैसे हटा सकता है, क्यों हटा सकता है, वो सारी चीजें जो है पिछली क्लासेस में दी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, सारी क्लासेस कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। नहीं तो फिर सब तो चल ही रहा है ऐसे ही। तो क्या होगा देखिए, अब लोकसभा को भंग करना है तो हम लोग जानते हैं कि भाई जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है संविधान में। तो मंत्री परिषद जो होता है उसका नेता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रशासक। वास्तविक प्रशासक, अच्छे से समझाया हुआ है सारा चीजें। ठीक है, वास्तविक प्रशासक बोलते हैं। जब वास्तविक प्रशासक हम बोलते हैं किसे? प्रधानमंत्री को, तो मंत्री परिषद की सलाह पर, किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर क्या भंग किया जा सकता है लोकसभा, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मीन्स कि मंत्री परिषद की सलाह पर भी वह भंग कर सकता है, या प्रधानमंत्री। सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो कि मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह किस अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, किसी भी तरीके से ऐसे मत रहो कि भाई कुछ आता जाता नहीं है, तो ये चीज जो है दिक्कत करने वाली है, और इस प्रकार की दिक्कत बहुत ही आगे चल के कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। तो मेरे प्यारे धुरंधरों,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते समय एक अलग शब्द का ऊपर नीचे हो जाता है मेरे से, तो घबराना नहीं, स्क्रीन पर देख लेना, वही बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो भाई अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष का मतलब क्या है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष का मतलब है, जो एक शब्द मैंने अक्सर बताया आपको, प्रोटेम स्पीकर। बताया या नहीं बताया? बताया है, और बहुत अच्छे से समझाया कि प्रोटेम स्पीकर कौन होगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो मैंने बताया नहीं जो आप लोगों को समझाया ना हो। ठीक है, और क्वेश्चन से भी चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चंस के दौरान कुछ नई चीज़ आ रही है तो उसको आप तुरंत नोट डाउन भी कीजिए। ठीक है, तभी नोट्स अच्छे से तैयार होते हैं। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए और इमला लिख रहे हैं। इमला लिखने वाला काम नहीं है कंपटीशन एग्जाम्स में, वो स्कूल तक ही छोड़ दो। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किस पर बच्चे? हम लोग बात कर रहे थे अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष पर। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, तो बच्चे अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं किसको? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छे से समझते हैं, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। और ये कब करता है? जब हर बार जब लोकसभा का विघटन होता है, नई लोकसभा का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? नई लोकसभा का चुनाव होता है। अच्छे से समझाया था। तो जो लोकसभा में जो सदस्य मंत्री चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं? मंत्री। जो सदस्य मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, या मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य मंत्री नहीं बने हैं, जो लोकसभा के सदस्य मंत्री नहीं बने हैं, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जिसे अस्थायी स्पीकर भी, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की। इसका काम क्या है? लोकसभा सदस्यों को, जो मंत्री नहीं है, लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो मंत्री नहीं हैं, उनको क्या दिलाना? शपथ दिलाना। ठीक है, शपथ दिलाना। और इसके साथ साथ एक और प्रमुख कार्य क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। ठीक है, अब इस बात को कमेंट में जल्दी से आंसर दे दो कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कौन डिसाइड करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाएंगे। और क्वेश्चन जब बन जाएंगे तो मेरे से कहना मत कि क्वेश्चन बन गए, हमसे हुआ नहीं। अगर ऐसा बोलोगे तो देख लेना, फिर जो है पिटाई हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। चलो, तो तिथि क्या है? अजय सर थोड़ा टाइम देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इतने जल्दी से, देखते हैं कितना हो गया है आप लोगों का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अगली क्लास, लगभग 1 घंटे की क्लास पूरी हो चुकी है ये आप लोगों की, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक और क्लास लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है और क्लासेस और क्वेश्चन जो है अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या बोला गया है? संसद की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? बैठक समाप्त करनी है भाई। ठीक है, क्या करनी है? बैठक को समाप्त करना है। बैठक को समाप्त करना है। तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों के तीनों जो हैं इसमें क्या होंगे? सभी होंगे। ठीक है, तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही और सटीक होगा बच्चे। क्या होगा? आंसर डी जो है इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक होगा कि हम संसद की बैठक को देखो विघटन के द्वारा भी खत्म कर सकते हैं। विघटित कर दिया लोकसभा को, लोकसभा को क्या कर दिया? विघटित कर दिया। लोकसभा की बैठक को विघटित कर सकते हैं, यानी लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे? विघटित हो गई लोकसभा तो बैठक थोड़ी होगी, खत्म हो गया। सत्रावसान कर दिया, सत्र खत्म हो गया तो बैठक थोड़ी होगी, खत्म हो गया, या स्थगित कर दिया लोकसभा अध्यक्ष ने। ठीक है, अब विघटित और सत्रावसान करने का अधिकार किसको होता है? सत्रावसान और विघटित करने का राष्ट्रपति को। और लेकिन स्थगन कौन करता है? इन सब में अंतर मैंने बताया था, स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर होता है, सारी चीजें मैंने अच्छे से समझाई हुई है। जिनको नहीं याद आ रहा है
दोबारा से जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बहुत ज्यादा सही और सटीक आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस। कल भी हम थोड़े बेसिक लेंगे और कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी लेंगे। जो लोग यूपीएससी या यूपीपीएससी के एग्जाम्स देने वाले हैं उस हिसाब के भी क्वेश्चंस कल रखेंगे। और इसके साथ साथ जो बेसिक्स हमारे आरआरबी, ग्रुप डी, यानी कि सभी जो एग्जाम्स होंगे वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी इसमें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप लोग छोड़कर आ जाए। कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ जिसमें जीएस है, पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो शेयर कर दो जल्दी से, आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। हमारी सारी क्लासेस अपलोड हो रही हैं टाइम टू टाइम, टाइम से देखिए उन्हें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। लाइकिंग बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्रिप्शन का नंबर बढ़ाइए ताकि लाइव क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, जल्दी से जल्दी चल सके, और दूसरी क्लासेस भी आपकी जल्द से जल्द शुरू हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आप लोगों ने पूरी की और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ही कामना करता हूँ कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परीक्षा की तैयारी लगातार निरंतर इसी प्रकार से करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।